सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपीएससी मेंस जीएस2 गवर्नेंस के कुछ टॉपिक बचे हुए थे, उनका पूरा करा देते हैं आज। और ये लास्ट वीडियो होगा गवर्नेंस का। इसमें 2-3 टॉपिक शामिल है जो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम, शासन के जो महत्वपूर्ण पहलू पढ़ रहे थे। पहले की वीडियो में हम काफ़ी इन चीज़ों को देख चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो शेष टॉपिक है उनको भी साथ में लेते हैं। कि आप जानते हो, जैसे सुशासन की हम बात कर रहे थे, ई गवर्नेंस हम पढ़ चुके हैं, तो उसी के साथ शासन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू और भी जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है जन भागीदारी। ये आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जन भागीदारी और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक है, जैसे सिटीजन चार्टर हो गया। इसके अलावा जैसे उत्तरदायित्व और पारदर्शिता वाला टॉपिक भी इसमें शामिल है। तो 3-4 टॉपिक इस वीडियो में आज शामिल है। और ये पीडीएफ आपको मैं पहले ही दे चुका हूँ अपनी वेबसाइट पर, वहाँ से आप देख लेना और आराम से पढ़ना। आगे देखते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक हो सकता है मेंस का, सोशल जस्टिस। लेकिन अभी नोट्स मेरे पास उसके नहीं है, तो मुझे बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी द हिंदू का डेली आ रहा है। इसके अलावा जो आपका प्रीलिम्स का कंटेंट है वो भी तैयार करने में टाइम लग रहा है, और खुद की पढ़ाई भी है। तो मेंस का एक लास्ट टॉपिक देखते हैं कब करा पाता हूँ। कोशिश करता हूँ नोट्स, एटलीस्ट उसके नोट्स तो आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, जो सोशल जस्टिस है उसका, ठीक है। कोशिश जारी है। तो बढ़ते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं, जन भागीदारी। तो प्रशासनिक प्रक्रिया में जन भागीदारी का मतलब हो गया लोगों की भागीदारी। आजकल का शासन कैसा है? आजकल का शासन जो परंपरागत शासन है उससे अलग नज़र आता है। क्योंकि पहले तो क्या था, मतलब जो प्रशासन था, नौकरशाही थी, अपने आप को अलग ही तरीके से प्रेजेंट करती थी, अलग ही एक तानाशाही रवैया रखती थी। लेकिन आज लोगों की भागीदारी भी साथ में बढ़ रही है, लोगों का विश्वास प्रशासन में बढ़ रहा है। प्रशासन के ऊपर नागरिकों का नियंत्रण, ये बात सही है। आज नागरिकों के पास ऐसे बहुत सारे हथियार हैं। आप ले लो आरटीआई, ठीक है। भ्रष्टाचार के ऐसे बहुत सारे कानून हैं, निगरानी तंत्र है। तो नागरिक क्या कर रहे हैं, नागरिक भी प्रशासन में एकदम भागीदारी कर रहे हैं। जैसे आपने ये देखा, गांव के विकास में विशेषकर देखा होगा, जैसे जिसको सोशल ऑडिट बोलते हैं हम, सामाजिक मतलब अंगेक्षण बोलते हैं, सोशल ऑडिट कह सकते हो उसका, वो भी आजकल काफ़ी है, ठीक है। और प्रशासनिक तंत्र के लिए क्या है, सहज और प्रभावी निष्पादन को अनिवार्य बनाता है। क्या बनाता है? जन भागीदारी वाला मामला। और लोकतांत्रिक सरकार का आधार क्या है? जन भागीदारी। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, तो आप अपनी तरफ से भी बता सकते हो कि प्रशासन में जन भागीदारी से क्या फ़ायदा होता है। पारदर्शिता भी आती है, प्रशासन में उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। तो ये चीज़ें आप एथिक्स वाले पेपर में बता सकते हो और यहाँ पे भी बता सकते हो। अच्छे डायग्राम भी बनाना कि प्रशासन में जन भागीदारी के आयाम क्या हो सकते हैं। एक तो निर्णय निर्माण प्रक्रिया में, क्रियान्वयन में भागीदारी, यानी जो भी नियम कानून बनते हैं उनके क्रियान्वयन में भागीदारी। क्योंकि यार सरकार योजना बनाती है, नीति निर्माण करती है, उसकी सफलता तब तक नहीं हो सकती जब आम नागरिक उसके साथ नहीं होगा। और यहाँ पर निगरानी और मूल्यांकन, समय समय पर निगरानी तंत्र मजबूत होना चाहिए। साथ में उसमें क्या क्या लूप होल्स है, क्या समस्या हैं, उनका भी समय समय पर समाधान होना चाहिए। साथ में लाभ के बंटवारे में भागीदारी, यानी जो भी मतलब फ़ायदा होगा, जो भी योजना होगी, क्रियान्वयन, संसाधन, जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें भी जनता की भागीदारी। तो ऐसे आप फ्लो चार्ट और डायग्राम, ये अपने नोट्स की प्रमुख चीज़ें हैं जो आपकी बहुत काम आने वाली है। आपको अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से फ्लो चार्ट डायग्राम इनको अपनी मेंस के एग्जाम में या कहीं भी आप इनको बना के आना। इसके अलावा विकास प्रशासन में जनता की भागीदारी के विभिन्न तंत्र है। कौन कौन से तंत्र है वो भी हम देखते हैं। जैसे पंचायती राज संस्था में हमने देखा, विशेषकर महिलाओं का इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रतिनिधित्व देखा गया। महिला मंडल है, कृषि सेवा समितियां हैं, युवा केंद्र है, नागरिक समाज है, गैर सरकारी संगठन है। यानी किन किन संस्थाओं या किन किन तंत्र के माध्यम से आमजन भागीदारी कर सकता है, तो ये कीवर्ड आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके अलावा इसका लाभ क्या होता है, जन भागीदारी का लाभ क्या होता है? बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एक तो देखो, जब तक सतत समावेशी विकास नहीं आ सकता, जब आमजन अपनी जो अपने मुद्दे हैं उनके साथ नहीं खड़ा होगा, जब तक उन मुद्दों को नहीं उठाएगा, जब तक उन जो भी प्रशासन कार्य कर रहा है, सरकारी योजनाएं लागू कर रहे हैं, जब तक आमजन उनका इफेक्टिव रूप से निगरानी नहीं करेगा ना। जैसे आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास कोई सड़क बन रही है, ठीक है, उस पर काफ़ी आपका भी पैसा लग रहा है, सरकार का पैसा लग रहा है, ठीक है। और उस सड़क बनाने में जो निर्माण सामग्री है उसमें खराब, मतलब उसमें जो भी कच्ची सामग्री या सड़क बनाने में जो भी उत्पाद काम आते हैं, उनका आप सही से निगरानी नहीं करते हो। आप जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तो वो सड़क बेकार ही बन जाएगी। कोई भी हो सकता है, आपके आसपास कुछ भी जो निर्माण कार्य या सार्वजनिक जो भी कार्य हो रहा है, उसमें जब तक आप लोग आमजन भागीदारी नहीं बनेगा ना, तब तक उसमें सही से मतलब हो नहीं पाएगा। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और इसके अलावा इससे क्या होगा, सत्ता के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाएगी। जब आमजन जागरूक है ना, तो आप ये सोच लो कि मतलब फिर जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी क्या हिम्मत हो सकती है।
वंचित वर्ग का कल्याण इससे निश्चित रूप से संभव होगा। समाज की सजग पैरवी की भावना की मजबूत होगी। ये जो कीवर्ड है, ये बहुत प्यारे कीवर्ड है जिनको आप मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल करना। इससे क्या होगा, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की बात जो हमने पहले भी पढ़ी है। सुशासन में वृद्धि होगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, संसाधनों का सदुपयोग होगा, दक्ष प्रशासन आएगा, जनता नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। तो ये वाकई आजकल ऐसा होने लगा है। आजकल जैसे ऑनलाइन चीज़ों का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो जैसे आप में से बहुत सारे यूज में भी लेते होंगे, आपको कोई समस्या दिखाई देती है तो आप ट्विटर पर मतलब एक्टिव रहते हो। तो ये इससे फ़ायदा होता है, जन भागीदारी बढ़ती है। लेकिन साथ में कुछ सीमाएं भी हैं जो अभी भी देखी जाएगी। ठीक है, जैसे जो नौकरशाही है वो आज भी मतलब थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा मतलब बड़ा समझती है और यंत्रवत काम करती है। ज़्यादातर मतलब तानाशाही रवैया होता है, कई बार डिसीजन मेकिंग में भी केंद्रीकरण रवैया देखा जाता है। उनका एक तरह से नकारात्मक राजनीतिक से भी देखा जाता है कई बार। भागीदारी परक जो संस्कृति है उसमें भागीदारी परक संस्कृति का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, आम जनता है, वो भी मतलब शामिल होनी चाहिए, लेकिन उतना देखा नहीं जाता। कई बार त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती हैं। भ्रष्टाचार भी आज एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक वातावरण जैसे जातिवाद, सांप्रदायवाद, गरीबी, निरक्षरता, ये भी एक इसमें नेगेटिव रोल निभाता है। प्रशासन में नैतिकता का अभाव भी देखने को मिलता है। तो जन भागीदारी के कितने अच्छे कीवर्ड, कितने देखो, इतना ही काफ़ी है। अब जन भागीदारी के लिए आपको पूरी पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कभी क्वेश्चन आ गया जन भागीदारी का तो आपके पास अच्छा आइडिया है, या नहीं भी आए तो कोई भी आप गवर्नेंस का टॉपिक क्वेश्चन देखते हो, उसमें लगता है कि आपको जन भागीदारी के बारे में थोड़ा बताना चाहिए, तो आप जरूर बता सकते हो। नागरिक समाज, कई बार आपने सुना होगा नागरिक समाज। ये टॉपिक ऐसे जो डायरेक्ट तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार नागरिक समाज के बारे में चर्चा होती है तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो न्यू एस्पिरेंट है उनको पता नहीं होता कि नागरिक समाज क्या होता है। ठीक है, तो नागरिक समाज के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। और अपनी तरफ से भी आप बता सकते हो, जैसे एथिक्स के पेपर में कई बार लिखते हैं समाधान में कि यहाँ पे नागरिक समाज की एक बड़ी भूमिका बनती है। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप गवर्नेंस में बता सकते हो। तो नागरिक समाज क्या है कि इसकी परिभाषा देखना, सरकार व व्यवसायिक संगठनों से अलग ऐसे सामाजिक संगठन जो निस्वार्थ व स्वेच्छा से समाज के कल्याण का कार्य करते हो, जैसे एनजीओ, संस्थाएं, उपभोक्ता संगठन, पर्यावरण ये समूह आदि। आप भी नागरिक समाज का पार्ट बन सकते हैं एक्टिव होके। कैसे? जैसे आप अपने गांव में रहते हो या अपने जो शहर है वहाँ की समस्या उठाते हो, आप किसी मंच से जुड़े हो, आपका उद्देश्य होता है समाज की भलाई करने का काम होता है, तो आप भी नागरिक समाज के पार्ट हो। ठीक है, तो नागरिक समाज के लक्षण क्या होते हैं इसमें? ये एक तो गैर राज्य संस्थाएं, मतलब ये सरकारी संस्था नहीं है, याद रखना। मतलब इंडिविजुअल काम करती है। समाज का एक विशाल क्षेत्र इसमें होता है। इसमें डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं इनमें। ठीक है, और इनका लक्ष्य होता है सार्वजनिक भलाई, जन जागरूकता का कार्य करते हैं, निरंकुशतावाद का बिल्कुल विरोध करते हैं, और राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में नागरिकों की भागीदारी का रास्ता खोलते हैं और जनमत का निर्माण करते हैं। आपने देखा 2011-12 में जब आपने देखा विशेषकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो दिल्ली में आंदोलन हुए थे, उसमें नागरिक समाज का कितना बड़ा रोल था। आप इनको देख सकते हो, ना हजारे का जो आंदोलन है वो सब नागरिक समाज के ही पार्ट है। इनका बहुत एग्जाम्पल देके बता सकते हो कि कैसे मतलब एक आमजन को कैसे इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। 2011-12 का आंदोलन आपने देखा होगा दिल्ली वाला, तो इसमें विशेषकर आपको नागरिक समाज का एक अच्छा मतलब रोल मॉडल नजर आया है मामला, ये बता सकते हो आप। कई गांवों में नागरिक समाज का एक बड़ा रोल है, जैसे कई गांव ऐसे जहाँ से नशा मुक्ति के अभियान चलाए हैं, पर्यावरण की सुरक्षा की है, जल संरक्षण की है, वहाँ पे नागरिक समाज ने एक बड़ा रोल निभाया है। ये पॉइंट एग्जाम्पल देके बता सकते हो। तो गवर्नेंस के अंदर नागरिक समाज का कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, या आप कहीं भी अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। तो नागरिक समाज संगठन समूह में कौन कौन आते हैं? इसमें एनजीओ भी आ सकते हैं, किसान संगठन आते हैं, मजदूर संगठन भी आ सकते हैं, सहकारी संस्थाएं भी आती है, धार्मिक संगठन, बहुत सारे मतलब ग्रुप नागरिक समाज में आ सकते हैं, जिनका उद्देश्य ये होता है कि समाज की हमें भलाई करनी है, कल्याण की भावना से कार्य करना है। और ये एक दबाव समूह के रूप में भी कई बार काम करते हैं। और 1970 के दशक से नागरिक समाज में देखें तो यूएसए में तो काफ़ी ये चीज़ें विकसित थी, लेकिन हमारे देश में ये चीज़ें इस दौर से शुरू हुई थी, एक तरह से हम कह सकते हैं। और नागरिक समाज की भूमिका की बात करें तो वही बात आ गई, आप पॉइंट समझ गए कि वंचित हेतु सामाजिक आर्थिक विकास के कार्य करना, सार्वजनिक हित के पहरेदार कह सकते हैं, राजनीतिक चेतना, संसाधनों को संरक्षण। ये कीवर्ड ऐसे हैं कि आराम से आप एक बार पढ़ोगे आराम से समझ में आएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा समझने वाला नहीं है। सूचना का प्रसार, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। तो ये नागरिक समाज कितना छोटा सा एक टॉपिक था हमारा, इजीली आपने इसको कवर किया है। तो 2 टॉपिक ये थे शासन वाले, बाकी आगे और बढ़ते हैं, नागरिक समाज की कुछ और छोटी मोटी चीज़ें और देख लेते हैं। बाकी 2 टॉपिक आज इंपॉर्टेंट हमारे और बचे हुए हैं, 3 टॉपिक बचे हुए हैं। एक जवाबदेहिता वाला, उत्तरदायित्व वाला, पारदर्शिता, और एक है
एक और है सिटीजन चार्टर। 3 टॉपिक हमारे हैं जो पहले हम इथिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आज एक नए तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो नागरिक समाज की बहुत सारी सीमाएं भी है, जैसे पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव, प्रशिक्षित व पेशेवर कर्मियों का अभाव, नौकरशाही का असहयोग और कभी कभी प्रतिरोध है, अपर्याप्त सूचना का आधार है, सीमित कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य है। यदि क्वेश्चन केवल नागरिक समाज पे आ गया तो आपके पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास उनकी विशेषताएं, लक्षण होने चाहिए, उनकी भूमिका, लाभ वाले पॉइंट होने चाहिए, साथ में उनकी सीमाएं भी हैं तो वो पॉइंट भी आपके पास होनी चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रभाव, स्थानीय भूस्वामी और साहूकारों का प्रतिरोध, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि इसके पॉइंट आप बता सकते हो। लोकतंत्र में सिविल सेवा वाली भूमिका लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उन पे हम चलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, शासन में पारदर्शिता। 2 टॉपिक है, शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व है, जो पहले हम एथिक्स वाले में एथिक्स के टॉपिक पढ़ चुके थे, लेकिन आज इनको गवर्नेंस के एंगल से थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो शासन में पारदर्शिता ये हमारा मूल टॉपिक है जो GS2 के सिलेबस में आपके गवर्नेंस में लिखा हुआ है। तो पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, देश में सुशासन हेतु शासन में पारदर्शिता अति महत्वपूर्ण है। देखो पारदर्शिता का मतलब क्या होगा, एकदम बिल्कुल खुलापन, सूचना की आसानी से प्राप्ति, वो उत्तरदायित्व है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही वह पारदर्शिता बुनियादी मूल्य है। देखो आजकल क्या हो गया, जैसे आजकल RTI की हम बात कर रहे हैं या सोशल ऑडिट या बहुत सारे ऐसे टूल है जिनकी बात करें जो शासन में क्या कर रहे हैं, पारदर्शिता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप इनको फ्लो चार्ट से भी बता सकते हो, पारदर्शिता का मतलब फ़ायदा क्या होगा, इनके क्या क्या इनकी चीज़ें होती हैं। तो इनसे जैसे एक सूचना का अधिकार इनके साथ जुड़ा हुआ है, इससे फ़ायदा क्या होगा, सार्वजनिक जो फंड है उसका सदुपयोग होगा, पक्षपात रहित होगा, जनसेवा की दक्षता में वृद्धि आएगी, जन भागीदारी बढ़ेगी, खुलापन। देखो ये पॉइंट आ गया ना, जन भागीदारी। जब इस टॉपिक की बात करें, जन भागीदारी हम ऊपर पढ़ रहे थे। ठीक है, खुलापन है, जवाब देता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा। ठीक है, मतलब डिसीजन मेकिंग में भी अलग अलग लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लोक सेवक और जनता के मध्य विश्वास में वृद्धि होगी, संवैधानिक मूल्यों पर आधारित कार्यप्रणाली में वृद्धि होगी। और शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के संस्थागत उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, शासन में तो पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, संसद में हम देखते हैं या विधानसभा में देखते हैं कि प्रश्न पूछने का कार्य होता है, बहस होती है, वाद विवाद होते हैं, तो इनसे भी मुद्दों पर क्या होता है, एकदम पारदर्शिता बढ़ती है, मुद्दों के प्रति या जनता में अवेयरनेस बढ़ती है। और व्यवस्थापिका का जो ढांचा, जैसे RTI की हम बात कर सकते हैं, समय पर जैसे वस्तु सेवा की डिलीवरी की बात कर सकते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था क्यों की गई है, ताकि मतलब भ्रष्टाचार में कमी आई, शासन में पारदर्शिता बढ़े। एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी बहुत बढ़िया रोल रहता है, स्वतंत्र मीडिया का भी एक बड़ा रोल रहता है। इसके अलावा आजकल प्रशासन में और ज़्यादा बदलाव लाने के लिए, जैसे हमने कल परसों में देखा था, मिशन कर्मयोगी को अच्छे से जाना था, ये कीवर्ड आपको इस्तेमाल करने हैं। ऐसे फ्लो चार्ट और डायग्राम से आप बना के आओगे अपने आंसर में, तो फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा इससे और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गवर्नेंस है, ऐसे तो मॉडल है, नागरिक समाज है, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। तो इसीलिए तो जो GS4 है और GS2 के अंदर गवर्नेंस है ना, आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आपके एक दूसरे के पेपर में बिल्कुल काम आएगी। इसके साथ गुड गवर्नेंस भी जुड़ा होता है। ठीक है, गुड गवर्नेंस को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो गुड गवर्नेंस में क्या था, RTI, सिटीजन चार्टर, गवर्नेंस, लोकपाल, ये सब चीज़ें वापस घूम फिर के एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और आपका आंसर भी ऐसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड आंसर होना चाहिए, यानी बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये जुड़ी रहती है। इसमें एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने पढ़ा था कहाँ पे, एथिक्स में पढ़ा था। तो अलग से नोट्स इनके बनाने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि वही चीज़ें घूम फिर के आनी थी। तो जो एथिक्स में हमने पहले पढ़ा था नोट्स, उन्हीं की जो 1-2 टॉपिक इनकी यहाँ पे नोट्स लिए मैंने। तो पहले देखते हैं उत्तरदायित्व या जवाबदेहिता क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास विवेकाधीन शक्ति है उस पर यह बाध्यता होनी चाहिए कि अपने कार्यों का स्पष्टीकरण दे, और किसी विशेष परिस्थिति में निर्णय किस प्रकार लिया गया है। देखो आप किसी पोस्ट पर हो ना, आप जैसे IAS ऑफिसर हो या IPS हो, आपने कोई डिसीजन लिया है तो आपसे जवाब मांगा जाएगा, आपसे मीडिया जवाब मांगेगी, आपके जो ऊपर के जो अधिकारी वो जवाब मांगेंगे, जनता आपसे जवाब मांगेगी कि आपने जो भी डिसीजन लिया है, मतलब इसके क्या तर्क है इसके पीछे, मतलब आपके जो भी कार्य हैं उनके बारे में लोग जान सकते हैं, तो आपको जवाब उनका देना पड़ेगा। आप उसके प्रति उत्तरदायित्व हो। आपने कोई कार्य किया है, जैसे कोई इंजीनियर है, उसने एक बढ़िया से पुल बनाया है, अब वो पुल उसमें खामियां रहती है, तो एक इंजीनियर की जिम्मेदारी बनती है कि जब जनता जवाब मांगती है, RTI के माध्यम से जवाब मांगती है, तो जवाब देना पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। तो ये आपकी क्या है, आपकी जिम्मेदारी है। ये समझ गए होंगे सिंपल भाषा में। तो व्यक्ति या संगठन के प्रदर्शन और व्यवहार के लिए जिम्मेदारी की गारंटी ही जवाब देता है। सिंपल शब्दों में आप देखो तो ये इसका है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कई बार, जैसे आजकल क्या हो गया, सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा में परिसंपत्तियों के निर्माण में जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए
पहले तो ये होता था कि जैसे आपने कोई कार्य किया या नहीं किया, वो बहुत मुश्किल होता था इस बात को पहचानना। लेकिन अब जैसे ही हमने जियो टैगिंग कर दिया, जैसे कोई तालाब बना या मनरेगा के तहत सड़कें बनाई गई, तो वहाँ पे जियो टैगिंग है, तो मतलब उसको ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। आपका जो उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है, उसको ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। आप मना नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। आजकल क्या हो रहा है, जैसे रेलवे ने जिम्मेदारी ली अपने अपने जो भी उनके कस्टमर है, नागरिक है, उनके प्रति, तो उनके ट्विटर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शिकायत। जैसे आपने कई बार देखा, रेलवे में जाते समय कोई खाना बेकार आ रहा है तो तुरंत ट्वीट कर दिया, तो उसकी समस्या का समाधान वहाँ पे निकाला जाता है। सुरक्षा की बात आती है इस पर, ठीक है। तो जवाब देता है कि नए नए टूल भी आ गए हैं, आप चाहो तो आपके पास नए आइडियाज़ है, न्यूज़पेपर में आप चीज़ें पढ़ते हो तो वो भी यहाँ पे ऐड कर देना। इसके अलावा जवाब देता है कि आधार क्या हो सकते हैं। बहुत सारे बेसिक इनके आधार हैं, इनके पीछे की कहानी के पीछे जुड़े हुए हैं। जैसे अपना जो संविधान है, संविधान में बहुत सारे कानून है, निर्णय है, ये सब जुड़े हुए हैं। जवाब देता है कि आधार कह सकते हैं। इनमें नए नए टूल जोड़े जाते हैं, समय के साथ में कई विधेयक और कानून लाए जाते हैं। तार्किकता यानी तर्क के साथ इसमें चीज़ें जुड़ी हुई है। नैतिक संहिता और नैतिक आचरण, जैसे जो सिविल सर्वेंट है उनके लिए ऑलरेडी गाइडलाइन बनाई गई कि आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब आपके जवाबदेता के आधार बनते हैं। आपका निर्णय कैसा सर्वश्रेष्ठ निर्णय होना चाहिए। जो भी आप निर्णय ले रहे हो तो तर्क के साथ अपनी चीज़ें आप बता सकते हो, तो ये उनके आधार कह सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी उत्तरदायित्व के प्रकार भी पूछे जाते हैं। मतलब एग्जाम में तो डायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जवाबदेता और उत्तरदायित्व में जब चीज़ें पढ़ते हैं तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए। तो किस प्रकार ये चीज़ें काम करती है, तो जैसे हम ऊर्ध्वाधर उत्तरदायित्व की बात करते हैं, मतलब वो ऐसे बात कर सकते हैं हम ऊपर नीचे की ओर, ठीक है। तो इसमें हिरार्की होती है, आपने ये देखा विशेषकर प्रशासन में हिरार्की होती है, ठीक है। तो इस ऊर्ध्वाधर जो उत्तरदायित्व है, इसमें क्या होता है, अपने उच्च अधिकारियों व संस्था के प्रति आपकी जवाबदेही। जैसे आपने कोई डिसीजन लिया तो जो ऊपर आपका बॉस है वो आपसे उन चीज़ों के बारे में पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है, ठीक है। जैसे हम ऊर्ध्वाधर देखना चाहें तो संसद है, कार्यपालिका है, मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव, इनके नीचे और भी अधिकारी होते हैं। मतलब ये पूरा प्रशासन एक हिरार्की में काम करता है, डिसीजन मेकिंग ऐसी होती है, ठीक है। और दूसरा इसमें सहतीज, मतलब बराबर। सहतीज को आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। जो आपके बराबर की संस्थाएं, बराबर के अधिकारी है, ठीक है, सहकर्मी है, उनके बारे में जान सकते हो। और ये हो गया ऐसे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। डिसीजन मेकिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया दो समकक्ष संस्थाओं के एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व, या मतलब दो अधिकारी, समकक्ष अधिकारी भी हो सकते हैं आपस में, आपके सहकर्मी भी हो सकते हैं। विधायक और न्यायपालिका, ये आपस में दो संस्थाएं पैरेलल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी प्रकार हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक उत्तरदायित्व। तो इसमें क्या होगा, राजनीतिक उत्तरदायित्व में क्या होगा, सरकार का संसद के प्रति उत्तरदायित्व। और विधिक उत्तरदायित्व में क्या होगा, सरकार व सिविल सेवकों का संविधान व कानून के प्रति उत्तरदायित्व। ऐसे क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट कहीं नहीं आने वाले हैं, थोड़ी बहुत आपको समझ होनी चाहिए, बाकी ऐसे कहीं काम की नहीं है ज़्यादा चीज़ें, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उपाय क्या हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। सूचना का अधिकार आजकल है, लोकपाल, लोकायुक्त है, बहुत सारी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। सिटीजन चार्टर है, ई गवर्नेंस है, लोक अदालत है, कानून है, विस्ल ब्लोअर है, मीडिया के न्यायालय, बहुत सारी चीज़ें आपने, संस्थागत चीज़ें आपने यहाँ पे बता दी। कई बार कुछ डायरेक्ट भी आ सकते हैं कि संस्थागत उपाय बताओ, तो उसमें ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। और इसमें चाहो तो आप ये भी देख सकते हो, उत्तरदायित्व और नैतिक शासन में चाहो तो एक अच्छा सा फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। बढ़िया से एक फ्लो चार्ट आप जरूर बनाओ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको आप दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके कुछ और भी टॉपिक है, जिसमें जैसे यदि हम गवर्नेंस की बात करें तो वहाँ पे जैसे सेवतो मॉडल आपने कभी सुना होगा। सेवतो मॉडल हो गया अपना, एक नागरिक जो सिटीजन चार्टर है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो भी अभी देख लेते हैं, क्योंकि आज ये गवर्नेंस का लास्ट वीडियो है, ये जरूरी है कि हम चीज़ों को यहीं समझ लेते हैं। तो अब पढ़ते हैं नागरिक घोषणा पत्र। नागरिक घोषणा पत्र क्या होता है, ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जो गारंटी देता है इस बात की कि आपका जो कार्यालय है वो किस प्रकार सेवा देगा, कैसी आपकी सेवाओं का स्तर होगा, आप किस प्रकार, आपका संगठन पारदर्शी, जवाबदेह, नागरिक अनुकूल होगा, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर जैसे आपने कभी देखना, आप जैसे रेलवे के कार्यालय में आप जाते हो तो उनका अपना एक अलग से क्या होगा, सिटीजन चार्टर होगा। आपके अपने नगर निगम या नगर पालिका में जाते हो या बैंक में जाते हो तो वहाँ का उनका एक सिटीजन चार्टर होता है। आप जब किसी वेबसाइट को देखते हो इनकी, किसी भी मतलब जो संगठन है, वहाँ पे भी आपको ये सिटीजन चार्टर आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल एक है कि आपकी सेवाओं का स्तर किस प्रकार होगा। तो वैश्विक स्तर पर देखें तो सर्वप्रथम प्रयास यूके में 1991 में किया गया था। और इसकी मुख्य विशेषता यदि हम देखें तो ये एक लिखित दस्तावेज होता है। ये संगठन की सेवाओं की सुनिश्चित गारंटी देता है कि जो भी हम दे रहे हैं, जो भी सर्विस दे रहे हैं, जो भी हमारी सेवाओं की गुणवत्ता है वो उसमें लिखी होती है। ये उपभोक्ताओं के अनुकूल होता है, गुणवत्तापूर्ण सेवा इसमें होती है, निश्चित समय पर इसमें सेवा की गारंटी होती है, ठीक है। इसके 6 सिद्धांत है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको शामिल करना। 6 सिद्धांत क्या है, एक तो गुणवत्तापूर्ण सेवा की गारंटी है, सेवाओं का इसमें विकल्प है, मानक है, मूल्य, जवाबदेही और पारदर्शिता, ये इनके
चीज़ें, 6 सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। इनको भी आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। और भारत में जैसे सिटीजन चार्टर को लेकर कई बार ऐसी चीज़ें आई है कि भारत में कब कभी ऐसे कार्य हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे एक अनुक्रियाशील प्रशासन संबंधी एक राष्ट्रीय संवाद हुआ था, उसमें भी इसकी सिफारिश की गई थी कि भारत में नागरिक जो चार्टर है, सिटीजन चार्टर, उसको लागू किया जाए। इसके अलावा 1997 में एक मुख्यमंत्री का सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें चर्चा में रही थी। और इसका उद्देश्य क्या होता है? नागरिक घोषणा पत्र का उद्देश्य होता है कि जैसे संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो, नवाचार और सुधार हो, खुलापन हो, नागरिकों का हक, इसमें जिम्मेदारी हो, परामर्श व भागीदारी निश्चित हो, नागरिक केंद्रित हो, उचित, मतलब बहुत वही कीवर्ड आगे जो आपके काम के हैं, सिंपल सिंपल कीवर्ड है ना। और इनसे कौन से मुद्दे जुड़े हुए हैं? तो इससे फ़ायदा होता है कि एक तो इसको कानूनी समर्थन, मतलब फ़ायदा तो हमने देखा कि नागरिक चार्टर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कई सारी समस्याएं भी देखने को मिलती है कि इसको एक कानूनी समर्थन, ये एक मतलब इसको हम कह सकते हैं कि यदि नागरिक चार्टर में जो बातें लिखी गई है उनको हम कह सकते हैं बाध्यकारी नहीं है, मतलब इनको कोई कानूनी रूप नहीं दिया गया। ये नॉर्मल एक तरह से इथिकल वे में लिखी गई है, व्यवहार के तौर पर बताई गई है। इसके अलावा इसमें परामर्श का अभाव होता है, ज़मीन स्तर पर जो कार्य होते हैं उसमें बातें तो कह दी जाती है लेकिन उनका फिर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। सार्वजनिक जागरूकता का अभाव देखा जाता है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। कई बार समीक्षा का भी अभाव होता है, जो लिख दिया है एक बार कई दिनों से दीवार पर चिपका पड़ा है या वेबसाइट पर लिखा हुआ है। और स्थानीय भाषा में चार्टर की एक लैंग्वेज की समस्या आती है, परिवर्तन का इसमें प्रतिरोध होता है, निम्न स्तरीय डिजाइन व सामग्री होती है, कई बार जो भी सेवाओं की जो गुणवत्ता होती है वो भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। चार्टर पर सार्वजनिक शिकायतों अधिकारी को कोई अच्छा खासा विवरण नहीं होता है, ठीक है, उसकी समस्या और मुद्दे भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो नागरिक चार्टर तो आपको वैसे भी बताना चाहिए, आप GS4 का पेपर 4 में देखोगे तो डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आए एकदम, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें और भी जुड़ी है, जैसे जो गवर्नेंस के मुद्दे हैं इसमें एक तो सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, ये भी हमने एथिक्स में पहले पढ़ा था, ठीक है। तो सार्वजनिक सेवा में सेवा प्रदाता सरकार और प्रशासनिक तंत्र का आम जनता, नागरिकों व अन्य जो हितधारक कह सकते हैं के साथ सामंजस्य ही गुणवत्ता सेवा प्रदान कर सकता है। ये देखो आजकल आपने देखा ना लोक सेवा, आजकल आप जैसे कहीं भी कार्यालय में जाते हो, गांव में आपको कोई राशन कार्ड बनाना हो या आपका कोई आधार कार्ड बनाना हो तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती है। ये आजकल प्रशासन दक्ष भी हो गया है, पहले ये होता था कि थोड़ा सा आपको काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन आजकल जल्दी से कार्य हो रहा है। तो इसमें गुणवत्तापूर्ण जो सेवा आपूर्ति है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, इनमें ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सार्वजनिक संगठनों की प्रतिबद्धता होती है, इसमें शिकायत निवारण तंत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका जो शिकायत निवारण तंत्र कैसा होगा, उससे उच्च मानक सेवाएं हैं, समयबद्धता है। और इसमें ये बात ध्यान रखना कि गुणवत्तापूर्ण सेवा आपूर्ति के माध्यम से मंच कौन से, आजकल ये ऑनलाइन, ये ई-गवर्नेंस की भी पार्ट है और यहाँ पे भी पार्ट है, जैसे डिजिटल इंडिया मिशन है, CP ग्राम्स है, सिटीजन चार्टर है। ये आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे ही बना के आना, माई गवर्नमेंट पर आप सजेशन दे सकते हो, वहाँ पे सेवोत्तम मॉडल काफ़ी चर्चा में रहते हैं। कई बार हो सकता है सेवोत्तम मॉडल डायरेक्ट ही पूछ ले, तो इसके बारे में आगे लिखा हुआ है। ई-संवाद है, प्रगति पोर्टल पर क्या होगा, आपकी शिकायतों की निगरानी की जाएगी, सोशल ऑडिट हो गया, ठीक है। और सेवोत्तम मॉडल क्या है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहता है। ये GS2 GS4 दोनों में आ सकता है। तो भारत में सतत व समावेशी विकास व वंचित वर्ग तक संसाधनों के वितरण व गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करने के लिए सेवोत्तम मॉडल का विकास किया गया है। अब सेवोत्तम मॉडल का विकास किसके द्वारा किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग के द्वारा इसका निर्माण किया गया। हो सकता है प्री के अंदर ऐसा आ जाए, याद रखना प्री के काम का ये इफेक्ट आपके काम का है। और सेवोत्तम मॉडल का मतलब क्या होता है, इसमें एक तो देखो नागरिक जो अधिकार पत्र हमने पढ़ा था अभी, सिटीजन चार्टर, वो इसका पार्ट है। इसमें लोक शिकायत समाधान प्रणाली है, इसके अलावा एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी, ये 3 पार्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। सेवा प्लस उत्तम, सेवोत्तम का मतलब हुआ सेवा प्लस उत्तम, और ये तीनों चीज़ें इसके साथ जुड़ी है। जब भी सेवोत्तम आए तो तीनों बातों का थोड़ा थोड़ा जिक्र जरूर करना, ठीक है। तो नागरिकों को सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता की यदि हम बात करें, जैसे ये तो हमने एथिक्स में पहले देखा था एक बार, कुछ सर्वे भी समय समय पे होते हैं कि इसमें आया था कि जैसे जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय उसका शोध आया था कि भारत में सरकारी सेवाओं को लेकर, सरकारी जो विद्यालय उनके टीचर उनका लेकर या स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर रिसर्च आया था, जिसमें काफ़ी लूप होल पाए गए थे, समस्या पाई गई थी। तो थोड़ा सा आप बता सकते हो कि हमारे वैसे हम भी जानते हैं कि हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी विद्यालय, उनका क्या हाल है। तो वो कहीं ना कहीं जो नागरिकों को सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, उसमें बहुत सारी समस्याएं देखी जा रही है, ठीक है। नागरिक केंद्रित सेवा से संबंधित सेकंड RC के कुछ 7 उपाय भी बता सकते हो आप। ज़्यादा इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि पहले एथिक्स में हम पढ़ चुके हैं, आप यहाँ से आराम से देख लेना। थोड़ा सा एक छोटा मोटा आपको अच्छा ये पता होना चाहिए, आपको जो प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि गवर्नेंस के अंदर ये भी आता है और GS4 के अंदर भी ये चीज़ आती है, ठीक है। तो CP ग्राम इनमें क्या है, एक प्रमुख है जो केंद्रीय क्या है, सार्वजनिक शिकायत निवारण व निगरानी तंत्र है। इसमें क्या विशेषकर सब लोग जुड़े हुए, राष्ट्रपति सचिवालय, PMO है, केंद्र राज्य के विभिन्न मंत्रालय, सब इसके साथ CP ग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। एक प्रगति पोर्टल भी है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा लंबित शिकायतों की निगरानी की जाती है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा है कि जैसे हमारे राजस्थान में ऐसा चल रहा है, राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल, जिसमें ऑनलाइन शिकायत, ये आपके हर एक स्टेट में चल रहा है। तो ये गवर्नेंस का आज हमारा
जो पूरा था सिलेबस वो कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने बताया था कि 5-7 टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके यहाँ से इजीली कवर हो गए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। इसकी पीडीएफ आप आराम से अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करना, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक मेंस का देखते हैं, सोशल जस्टिस एक मैंने प्रॉमिस किया आपसे, तो देखते हैं कब हो पाता है। जल्दी कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।